हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से देखो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है ना। तो ये चैप्टर देखो आप लोगों को मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊँगा। इसका 2-3 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है। अब इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, आपको मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा। ठीक है, हाँ माना आपने कि लैपटॉप पे पढ़ाने से मना कर दिया था, बट ठीक है आपकी कोई गलती नहीं है। ओके, तो बेसिकली थोड़ा सा टाइम कम है, तो इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं पहले कवर अप करूँगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, जैसे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गए फैराडे के, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अलावा यहाँ भी काम किया है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को मोलर कंडक्टेंस वगैरह पढ़ाऊंगा। मतलब मिला जुला के बात ये है कि आप लोगों को जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक शुरू में दिया हुआ है ना 2-3 पेज में, उसको मैं लास्ट लेक्चर में कवर करूंगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक जो है वो IMP तो है खैर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में आ जाता है कि भाई एक्सप्लेन दिस, बट वो आप लोग खुद से रीड करके भी समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को आज एक बार लिखकर भी बता दूंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है। तो मैं NaCl का बता दूंगा, बाकी आप लोग कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो NaCl का ही होता है खैर। ठीक है, अच्छा तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को मतलब इस चैप्टर को मैंने 5 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है। पहले लेक्चर में आज हम लोग कवर अप करेंगे मेनली लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आज का मेन टॉपिक रहेगा। इसके अलावा 2-3 टॉपिक्स और हैं। एक तो इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रोलिसिस बता दूंगा NaCl का, फिर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बता दूंगा। ये पहले लेक्चर में होगा। दूसरे लेक्चर में मोलर कंडक्टेंस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, मोलर कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, ये सब कोरोस लॉ हो गया, एप्लीकेशन ऑफ कोरोस लॉ हो गया। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को सेकंड लेक्चर में कराऊंगा। फिर थर्ड लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, E0 सेल कैसे निकालते हैं, और नस्ट इक्वेशन। ये टॉपिक रहेगा हम लोगों का थर्ड लेक्चर का। फिर फोर्थ लेक्चर में हम लोग करेंगे बेसिकली कंसंट्रेशन सेल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, ये सब में जो इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह वाले टॉपिक हैं वो कवर अप करेंगे। और 5वें लेक्चर में फ्यूल सेल आप लोगों को दिया हुआ है और कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड का टॉपिक दिया हुआ है, तो वो चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 4th एंड 5th लेक्चर उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये शुरू के 3 लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 लेक्चर मैं अभी के लिए अपलोड कर पाऊंगा, बाकी के 2 लेक्चर तो उम्मीद मत करो कि मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, क्योंकि चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग मैं जो 1 शॉट अपलोड करूँगा जब, तो उसमें आके पढ़ लेना, या तो फिर खुद से रीड कर लेना, क्योंकि समझ जाओगे वो। ठीक है, और फिर उसके बाद समझ जाओगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा आप लोगों को नाम में समझ में आ रहा है कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी है और केमिस्ट्री भी है। ठीक है, तो इसमें होता यही है, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या तो केमिकल एनर्जी देकर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दोनों होता है। ठीक है, सो फिलहाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, ब्रांच ऑफ physical chemistry which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy और वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब चलो लिख ही देता हूँ वरना कुछ महान लोग। और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ गया, सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही वो चीज़ है जिसकी हेल्प से हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, केमिकल एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सॉरी। तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब कैसे करते हो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताता हूँ, टेंशन मतलब पूरा बेसिक से बताऊंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो 2 टाइप का होता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, केमिकल सेल जो हैं ये आपके 2 टाइप्स के हैं। कौन से, पहला आपका टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल,
और दूसरा आपका टाइप है गैल्वेनिक सेल, या उल्टा लिख दो, पहला टाइप है आपका गैल्वेनिक सेल और दूसरा आपका टॉपिक है टाइप इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो बेसिकली दोनों का काम उल्टा होता है। मतलब जो गैल्वेनिक सेल होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन करता है, ये गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले थोड़ा सा रफ आइडिया लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में और उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के साथ, फिर मोलर कंडक्टेंस वगैरह पे जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपने उस पे, किस पे, गैल्वेनिक सेल पे, और गैल्वेनिक सेल का पूरा थर्मोडायनेमिक वगैरह बता के वहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह करा के छुट्टी लेंगे। समझ में आ गया। दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस के जो आईएमपी टॉपिक्स है वो आज करा रहा हूँ, बाकी मैं 4th लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब तो तुम्हें समझ में आ ही गया है, वो सेल जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पूरी की पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से लेके शुरू से लेके अंत तक, ऋषभ से लेके पंत तक सब कुछ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है, एक सेल होता है, एवर रेडी या ड्यूरा सेल नहीं, एक सेल होता है, मतलब एक कंटेनर होता है बेसिकली। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया एक इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं कि ये इलेक्ट्रोड जो है आपका ये प्लेटिनियम का है। ठीक है, ये क्या आपका एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, किसका बना हुआ है, प्लेटिनियम का। ठीक है, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड होता है, पैलेडियम का इलेक्ट्रोड होता है, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे लगा रखा है। अब इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया एक सर्किट से। ठीक है, तो जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको हमने बोला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या फिर एनोड। ठीक है, एनोड बोला या तो इसको बोला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बाद जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको हमने नाम दिया कैथोड या तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हुआ, समझा। चलो, तो ये हो गई पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन। अब होता क्या है, इसमें हम लोग फिल करते हैं अपना सॉल्यूशन जिसका भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन फिल करते हैं जिसका भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो फिल करने के बाद होता क्या है कि बेसिकली जब इसको हम सर्किट से कनेक्ट करके सर्किट को ऑन करते हैं तो इस सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इस पूरे सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली कैथोड पे होता है रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, इसका कुछ तो शॉर्ट करता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है अब। ठीक है, लोन करके कुछ बनाते हैं इसका। ठीक है, कि लेफ्ट में कैथोड नहीं, लोन। ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और एन से क्या था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड नहीं। ठीक है, बेसिकली मतलब ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ एक बार शॉर्टकट क्या था। चलो ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा है वो। ठीक है, शॉर्टकट फिलहाल तुम लोग वो सब छोड़ दो, इतना याद रखो कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। बाकी कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है ये तुम ऐसे याद कर सकते हो। एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन, तो अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव, तो एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन, तो कैथोड क्या हो जाएगा उसका उल्टा, तो ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, बाकी ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना कि एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगा हमेशा रिडक्शन। इस चीज़ का एकदम अच्छे से तुम ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अपना पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ओके। अब इसके साथ इन्होंने डाइल्यूट NaCl बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये वाला बता के छोड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग आगे कवर अप करेंगे। चलो,
तो मोल्टेन NaCl हमने यहाँ पे भर रखा है, तो इसमें हमारे पास है NaCl लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन है, मतलब बेसिकली नमक कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो उसको पिघलाया गया तो उसको मोल्टेन फॉर्म बोलते हैं। तो NaCl यहाँ पे मोल्टेन फॉर्म में तुम्हारे पास मौजूद है। तो होगा क्या, जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो ये NaCl जो है ये टूटेगा, इसमें सोडियम और क्लोराइड जो होगा वो टूटेगा, और फिर इसमें सोडियम जाएगा कैथोड पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि Na होगा प्लस, तो प्लस किधर जाएगा, नेगेटिव पर, और क्लोरीन जाएगा एनोड पर, ठीक है। तो सोडियम जाएगा कैथोड पर और क्लोरीन जाएगा एनोड पर। सो कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, पता है ना, तो कैथोड पर होगा रिडक्शन। तो कैथोड पर कौन जाएगा, सोडियम, क्योंकि Na प्लस है, तो Na प्लस गया कैथोड पर और रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां से इसने गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया Na, ठीक है, ठीक है। अब एनोड पर क्या, एनोड पर जाएगा, ठीक है, Na बन गया सॉलिड फॉर्म में। अब एनोड पर जाएगा कौन, जो भी जाएगा, बट एनोड पर होता क्या है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। अब एनोड पर जाएगा कौन, नेगेटिव आयन, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ये नेगेटिव आयन जाएगा। तो ये जब नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन। तो जैसे यहाँ पे मान लो गया Cl माइनस, तो Cl माइनस वहां पर गया तो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा और ये बन जाएगा क्लोरीन, ठीक है। तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिकली ये बन जाएगा Cl2, क्योंकि क्लोरीन जो है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ नेट रिएक्शन क्या बना इस सेल का, नेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा सोडियम Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आ जाएगा Na प्लस हाफ Cl2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा नेट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये दोनों क्या हो गए, इवॉल्व हो गए, ओके। क्लोरीन बनेगी यहाँ पे गैस, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, ओके। तो ऐसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको बहुत सारे इलेक्ट्रोलिसिस दिए हुए हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उन्हें रीड कर लें, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिए जाएंगे, ठीक है, कि भाई यहाँ पर NaCl के साथ साथ कुछ और भी है। ऐसा कभी हो कि भाई जैसे एक इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए दो दावेदार हैं, ठीक है, मतलब सोडियम भी जा सकता है और वाटर भी जा सकता है, तो पहले कौन जाएगा, मतलब बेसिकली कौन जाएगा दोनों में से, तो वो डिसाइड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं चलो आज ही बता दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये आप लोगों को समझ में आया इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हुआ। जब हमने यहाँ पे करंट दिया तो हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे चार्जेस आए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आए, तो बेसिकली उन्होंने क्लोरीन को यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो एनोड पे गया क्लोरीन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन ने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हुआ। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो बेसिकली सोडियम Na प्लस क्या हुआ, यहाँ पे जाके डिपॉजिट हुआ, ठीक है, और क्लोरीन माइनस यहाँ जाके डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली करंट देने के बाद ये डिपोजिशन हुआ और Na प्लस जो था वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, क्यों, क्योंकि ये कैथोड पर गया था, तो कैथोड पे हुआ रिडक्शन, एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, और ऐसा आया। अब हमें लिखना था नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन LHS RHS में, तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये LHS में, इसको वहां ले जाओगे तो माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस ही प्लस ही कैंसल आउट। ये चीज तो समझते हो ना। अरे भैया जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है y बराबर x प्लस 3, तो इसको जब तुम ऐड करोगे तो ये x और ये x कैंसल आउट ही होंगे। अब कुछ लोग इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, कैसे, ऐसा करो तुम भैया इस x को यहाँ लेकर आओ, इस x को यहाँ ले आओगे तो माइनस x हो जाएगा, तो ये प्लस x ये माइनस x, अब तो हुआ ना कैंसल आउट, समझ गए ना। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन है Na प्लस प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे है Na प्लस हाफ Cl2, ठीक ठीक। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि जो सोडियम प्लस है वो वहां जाके डिपॉजिट हो रहा है, क्लोरीन माइनस यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ करंट दे रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ से 5 एम्पियर करंट दिए रखा, कितने देर तक, 2 घंटे तक, मैंने 2 घंटे तक क्या किया, 5 एम्पियर करंट दिया, तो अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कितना मास इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ है। तो आप में से कुछ महान लोग बोलेंगे मैं ऐसा करता हूँ ना, बेसिकली इस इलेक्ट्रोड को ले जाके पहले वजन किए रहूंगा, तो पहले अगर 100 ग्राम आया होगा, बाद में ले जाके दोबारा वजन करूंगा, तो दोबारा वजन करने पे अगर 150 ग्राम आया, इसका मतलब 50 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। बहुत आगे जाओगे, गलत नहीं सोचे हो, सही सोचे हो। लेकिन फैराडे ने इसको देखा और उन्होंने बोला मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ ना, तो उन्होंने दिया अपना लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यही सब कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कि कौन सा मास कहाँ किस इलेक्ट्रोड पर कितना डिपॉजिट होगा। इसके लिए उन्होंने अपना लॉ दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उन्होंने 2 लॉ दिया, ठीक है, दोनों के दोनों मास डिपोजिशन पर, कि कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस में होगा क्या, बेसिकली ये NaCl आयंस में टूटेगा
और ये जो आयन्स होंगे वो जा जाके चिपकेंगे, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से चिपकेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से चिपकेगा। यही चीज तो होगी इलेक्ट्रोलिसिस में, कैथोड पे ये रिएक्शन है, एनोड पे ये रिएक्शन होगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे होगी। तो बेसिकली कितना सोडियम यहाँ पे चिपक जाएगा अगर इतने देर के लिए तुमने इतना करंट दिया, तो ये सब कैलकुलेशन के लिए फैराडे ने दिया अपना 2 लॉ। समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया। चलो शुरू करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए अभी हम लोग देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा, अपने दिमाग से वो निकाल दो जो मैंने शुरू में बोला था, क्या कि मैं इतनी चीज इधर करा रहा हूँ, उतनी चीज उधर करा रहा हूँ। इससे होगा क्या ना कि तुम अपने दिमाग पे ऐसा बना लोगे कि यार ये तो आधा ही पढ़ा रहा है, मैं पूरा ही पढ़ा रहा हूँ। तुम ध्यान से देखो तो मैंने किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस से इस लॉ को लिंक कर दिया है ना। तो बेसिकली वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ लो सिंपली, ठीक है। चलो तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है इनका फर्स्ट लॉ कहता है कि भैया मुझे फर्स्ट लॉ सिखा दो, फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है इनका, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड या ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of charge passed through it, ठीक है, passed through the electrode या through it। ओके, समझ में आ गया पहला लॉ। पहला लॉ क्या कहता है कि मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ठीक है। मतलब बेसिकली कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई इलेक्ट्रोड है जिसपे, जो कि क्या है, मतलब बेसिकली उस पे मान लो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई वो जो इलेक्ट्रोड है वो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब बेसिकली वो इलेक्ट्रोड जो है वो खत्म हो रहा है, उसके अंदर से क्या सिल्वर आयन निकल के जा रहा है। ऐसा भी होगा, जी हाँ ऐसा भी होगा, ठीक है। थोड़े टाइम बाद हम वो पढ़ेंगे, टेंशन मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड लिबरेट हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या फिर डिपॉजिटेड, जैसा पिछला केस हमने क्या देखा था, डिपॉजिटेड। तो जो भी डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना चार्ज उसके थ्रू पास किया गया है। मतलब अगर हम W से रिप्रेजेंट करें मास या अमाउंट को, जितना डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे आएगा Z, अच्छा Z, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा Z। अच्छा Q क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, पता है ना। Q क्या है हमारा, चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम। कितना करंट कितने टाइम के लिए पास हुआ उतना चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ होगा। 1 सेकंड में अगर यहाँ पे जैसे 2 कूलम चार्ज जा रहा है तो 3 सेकंड में कितना जाएगा, 6 कूलम, है ना। तो टाइम से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, और चार्ज करंट एक ही है ना। जितना चार्ज जाएगा उतना करंट जाएगा, जितने टाइम के लिए जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली W क्या आ गया यहाँ पे, ZQ। तो W इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आ जाता है ZIT, ठीक है। W क्या हुआ, जीत गया, तो W इज इक्वल टू जीत। इतना घटिया ट्रिक W क्या होता है यहाँ पे, W होता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ये होता है तुम्हारा W। Z क्या होता है, Z होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, Z के बारे में हम काफ़ी हद तक चर्चा करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। I क्या है तुम्हारा करंट, T क्या है तुम्हारा टाइम, करंट किस में, एम्पियर में, टाइम किसने, सेकंड में, ये क्या है ग्राम में, अमाउंट। सो W इज इक्वल्स टू होता है जीत। W ये वर्क डन नहीं है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, बेसिकली ये वेट है। सो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये है तुम्हारा W। सो W इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है ZIT, ये है फैराडे का पहला लॉ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना चाहूँ तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड थ्रू इट। मतलब जैसे चार्ज को तुम 1 कूलम्ब कर दो, यहाँ पे Q को 1 कूलम्ब कर दो, तो ये जो तुम्हारा Z है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ये इक्वल आ जाएगा W के। इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा। कब, जब यूनिट चार्ज पास करो, 1 कूलम्ब चार्ज पास करो। ऐसे तुम किसको डिफाइन कर सकते हो, Z को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा Z को डिफाइन करके यहाँ पे Z का हम लोग फॉर्मूला देख के इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं ना।
चलिए अभी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में थोड़ा सा, है ना। समझ में आ रहा है ना चैप्टर पूरा क्लियर हो रहा है ना। चलो और कुछ नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। क्या होता है ये होता है, अगर हम लोग Q को यहाँ पे 1 कर दें तो Z इक्वल टू होता है W, मतलब इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड when 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज पास्ड। मतलब जब 1 कूलम्ब चार्ज हम लोग पास करते हैं तो उस 1 कूलम्ब चार्ज से जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वही होता है क्या, हमारा Z। ठीक है, तो यहां से देखो Z को मैं लिख सकता हूं W/Q। ठीक है, समझ गए ना। मतलब बेसिकली Q को हम लोग 1 करते हैं, जैसा हम लोग डिफाइन करते थे ना 1 एम्पियर करंट हमने जैसे डिफाइन किया था फिजिक्स में हमने जैसे EMI चैप्टर में इंडक्टेंस को डिफाइन किया था, उसमें हमने बेसिकली करंट को 1 एम्पियर करके ऐसा मतलब यूनिट करंट करके मतलब चीज़ें डिफाइन की थी। तो वैसे इसमें भी जो हम लोग Q को 1 कर देंगे तो इससे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो फॉर्मूला तो समझ गया ना, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक फील लेते हैं जो कि थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब आसान तो खैर दोनों ही है, लेकिन ठीक है बताते हैं। ठीक है, देखो Z का हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। ये सो कंसीडर गिवन रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस नीचे दी हुई हैं, ज़रा इनको तुम कंसीडर करो। नीचे कुछ रिएक्शन दी हुई हैं, जैसे पहला रिएक्शन दे दिया Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag। ठीक है, दूसरा रिएक्शन दे दिया Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू Cu। ठीक है, तीसरा रिएक्शन दे दिया आपको Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू एल्यूमिनियम। ठीक है, ठीक है। तीनों केस को ध्यान से ऑब्जर्व करो। तीनों केस में हो क्या रहा है कि सिल्वर आयन से सिल्वर बन रहा है, कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है, एल्यूमिनियम आयन से एल्यूमिनियम बन रहा है, लेकिन हर जगह पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अलग अलग हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डिपॉजिट हुआ है, when 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं अलग पेन से लिखता हूं। ठीक है, यहां पे जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुआ है तो उससे 1 मोल ऑफ Ag बना है ना। तो ये किसके इक्वल है, ये 1 इक्विवेलेंट ऑफ Ag के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन से देखो कॉपर 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पूरा कॉपर बन रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से सिर्फ आधा कॉपर बनेगा, तो हाफ मोल ऑफ कॉपर यहां से बना। बट इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट तो 1 ही है, 1 कॉपर आयन से 1 कॉपर आयन। ठीक है, सो 1 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर आयन, कॉपर। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखो 1 एल्यूमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो 1 मोल एल्यूमिनियम यहां पे बन रहा है। इसका मतलब अगर 1 ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे जुड़ेगा तो कितने एल्यूमिनियम बनेंगे। अगर 1 एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन से कितना एल्यूमिनियम बन सकता है, 1/3। अरे मेरे भाई, एक इंसान को उठाने के लिए 2 लोग लग रहे हैं तो 1 लोग से वो इंसान कितना उठ सकता है, आधा। कैसे बकवास एग्जाम्पल था। ठीक है, कुछ और लेते हैं भाई। चलो जैसे मैं बेसिकली 2 लोग मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक पार्टी में ताकि पार्टी का पैसा पूरा हो सके। ठीक है, तो बेसिकली मान लो पार्टी होनी है 80 रुपए में। ये कौन सी पार्टी है, ये अपनी बच्चा पार्टी है। ठीक है, 80 रुपए में पार्टी होनी है तो एक बंदा दे रहा है 40 रुपया, दूसरा बंदा दे रहा है 40 रुपया, तो 2 लोगों के मिलने से पार्टी हो रही है। अगर एक ही बंदा पैसा देगा तो कितना होगा, आधा, 40 रुपया। तो बेसिकली यहाँ पे कॉपर जब बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से कितना कॉपर बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 कॉपर बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 कॉपर बन रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1/2 कॉपर बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन से 1 एल्यूमिनियम बन रहा है, दोनों साइड 3 से डिवाइड मार दो तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1/3 एल्यूमिनियम बनेगा। तो बेसिकली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1/3 मोल ऑफ Al बनेगा, लेकिन इक्विवेलेंट उतना ही है। एक इक्विवेलेंट बन रहा है Al का, एल्यूमिनियम का, इक्विवेलेंट तो उतना ही है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर होता है चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अच्छा हर केस में अलग अलग होता है एन फैक्टर। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन में सिखाया जाता है, अब यहाँ पे तो मैं उतना नहीं बता पाऊंगा। फिलहाल के लिए तुम्हारे में जितना भी क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसे ही हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। ओके, चलो ये चीज़ तुम्हें समझी। अच्छा ठीक है, तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 इक्विवेलेंट चीज़ बनती है। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 इक्विवेलेंट बनता है। ठीक है, ठीक है।
वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस तुम ले रहे हो वो बनता है, ठीक है। तो क्या मैं इस इक्विवेलेंट की जगह इक्विवेलेंट वेट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इक्विवेलेंट बन रहा है सब्सटेंस का। अब एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस बन रहा है तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। जो भी सब्सटेंस है तुम्हारा उसका 1 इक्विवेलेंट वेट तुम्हें मिलेगा। इक्विवेलेंट वेट हम मान लेते हैं ग्राम में। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट का वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। अब ये एन फैक्टर देखो अलग अलग होता है, जैसे इसको मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेते हैं। कहीं कहीं पे इसको चार्ज, चलो चार्ज ट्रांसफर इसका वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो हर जगह पर लग जाएगा। बाकी बहुत सारे केस में एन फैक्टर निकालने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में बताया जाता है इसको जेई वगैरह में। हालांकि बोर्ड्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको चार्ज ले लेना है उस एलिमेंट पर। जैसे इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो एन फैक्टर कुछ और नहीं बल्कि कितना चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ वही हो जाता है। कुछ लोग वैलेंसी करके भी बताते हैं बट बात वही है, ठीक है। जैसे कॉपर की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सिल्वर की वैलेंसी 1, तो ऐसे ही बताते हैं। कई सारे लोग इसको एसिडिटी बेसिसिटी से कंपेयर करते हैं कि बेस है तो उसकी एसिडिटी लो, एसिड है तो उसकी बेसिसिटी लो, ठीक है। तो चलता है, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर होता है चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, ठीक है। एक मोल कितना होता है? एक मोल होता है 6.02 × 10⁻23। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? अगर इलेक्ट्रॉन को मैं कूलम्ब में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तो ये पूरा का पूरा हो गया कूलम्ब, और ये किसके इक्विवेलेंट है? एक इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, 6.022 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.6 समथिंग आएगा, तो इसका फाइनल आंसर आता है 96500, ठीक है। ऑब्वियसली यही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो 96,500 कूलम्ब जो है ये इक्विवेलेंट है 1 इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट वेट के सब्सटेंस के, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करो आप 96,500 से डिवाइड कर दो तो 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम्ब, ठीक है, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या किया? 96,500 से डिवाइड किया, तो बेसिकली 1 कूलम्ब की वैल्यू तुम्हें मिल गई यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं 1 फैरेड। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम बोलते हैं 1 फैरेड, ठीक है। चलो ये तो ठीक है। तो बेसिकली इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम्ब जो है, इसमें जो 96,500 कूलम्ब है इसको हम बोलते हैं 1 फैरेड। 1 फैरेड इक्वल टू होता है 96,500 कूलम्ब, ठीक है। यहाँ से फैरेड ने अपने कांस्टेंट का यूज़ भी कर लिया, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आई है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम्ब, यही वैल्यू होती है हमारे Z की। इसी Z को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है यही वैल्यू होती है हमारे Z की, और Z की वैल्यू क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम्ब। 96,500 कूलम्ब को मैं 96,500 कूलम्ब की जगह F भी लिख सकता हूँ, तो इलेक्ट्रो ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैरेड। इस तरीके से तुम Z का फॉर्मूला यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, दैट इज एन फैक्टर। चलो चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लॉ पे वापस आते हैं। ये इतना क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हम लोग लॉ पे थोड़ा सा वापस आते हैं और थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। टेंशन मतलब मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो फिर ये सब की उतनी खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। ये तो बस आपको थोड़ा सा फील के लिए था, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला था W इज इक्वल्स टू ZIT, है ना। ओके, Z की वैल्यू हमें क्या मिली? Z की वैल्यू हमें मिली इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैरेड इंटू IT, ठीक है। IT क्या है? बेसिकली हमारा Q है, तो ये हमारा Q हो गया। इक्विवेलेंट वेट को जरा वेट के नीचे ले लो, सो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू Q अपॉन फैरेड, है ना। ये क्या है आपका? ये आपका इक्विवेलेंट वेट है। अच्छा आए समेशन क्यों बना रहा हूँ मैं? अरे E कैसे बनाते हैं यार? अच्छा E ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मैंने बताया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ गया? Q अपॉन फैरेड। एन फैक्टर अब ऊपर चला जाएगा, और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू Q अपॉन F। आपको सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करना है, कोई भी क्वेश्चन आए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग उठाते हैं। समझ गए ना?
एन इंटू एन एफ इक्वल टू क्यू अपॉन एफ कर दोगे सिंपली। ठीक है, क्यू अपॉन एफ का मतलब क्या है? क्यू अपॉन एफ का मतलब ये है कि तुम चार्ज को किस में ले रहे हो? फैरेड में ले रहे हो। ठीक है, चार्ज को तुम किस में ले रहे हो? फैरेड में ले रहे हो। चलो जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दूं आप लोगों को। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड, कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड बाय पासिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 3 आवर्स, बाय पासिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 3 आवर्स। ये 3 घंटे के लिए 3 एम्पियर करंट तुमने दौड़ाया तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा, वो तुम्हारा क्वेश्चन है। तो पता करो कैसे करोगे। तो क्या करना है तुम्हें n इंटू एन फैक्टर इक्वल टू क्यू बाय एफ कर देना है सिंपली। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर देखो, तुम वैलेंसी ले सकते हो या तो चार्ज ट्रांसफर ले सकते हो सिंपल। ठीक है, दोनों ही चलेगा। ओके, बाकी कुछ और ज़्यादा जाएगा नहीं सीटी वगैरह और बोर्ड वगैरह में। ठीक है, चलो तो मोल्स यहाँ पे कितने होंगे एल्यूमिनियम के वो तो पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मोल्स इंटू एन फैक्टर कितना होगा एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का एन फैक्टर होगा उसके वैलेंसी के बराबर। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3 इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। तो क्यू अपॉन एफ किया हमने, एफ कितना होता है? 96,500। मोल क्या होता है? मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? 27। तो मास अपॉन 27 इंटू 3। क्यू कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा आई इंटू टी अपॉन 96500। ठीक है, 3 9 27। तो मास यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू आई कितना है यहाँ पे? 3 एम्पियर। टाइम कितना है? 3 घंटा। 3 घंटा तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 करोगे और अपॉन में 96500। ये 2 0 से 2 0 खत्म। अब सॉल्व कर लो। 9 3 27, 3 81, 6 486 आए। बहुत तेजी से कर दिया यार, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। तो इतना मास डिपॉजिट होगा यहाँ पर ग्राम में। समझ गए कैसे निकालना है? या फिर तुम्हें एक और तरीका मैं बता देता हूँ इसको कैलकुलेट करने का। एक तो तरीका सिंपल है तुम्हारा कि भाई इक्विवेलेंट इक्वल टू फैरेड कर दो। ये एन इंटू एन फैक्टर क्या है? ये मोल इंटू एन फैक्टर क्या है तुम्हारा? यही तो तुम्हारा इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। तो इससे हमारा इक्विवेलेंट आता है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो दोनों अलग अलग होता है, लेकिन क्योंकि इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट में सिर्फ फर्क कितने का आता है, मतलब मोलर मास तो सेम है, एन फैक्टर भी सेम है, तो इक्विवेलेंट वेट को तुम लोग इक्विवेलेंट को तुम लोग इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हो। नहीं समझे? देखो ये जो मोल इंटू एन फैक्टर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है तुम्हारा, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है। तो जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, उसमें क्या हुआ था? CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu, ऐसा आया था। तो इसमें इक्विवेलेंट कितना आया था? 1 इक्विवेलेंट आया था। वो 1 इक्विवेलेंट कैसे आया था? इसके मोल्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? मोल्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे? 1/2। और इसमें एन फैक्टर कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एन फैक्टर कितना है? 2। इसीलिए 1 इक्विवेलेंट आया था। मैंने वहां पे नहीं बताया ये चीज, क्योंकि वहां पे तुम समझ नहीं पाते इसको। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। बाकी देखो, जैसे एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट कैसे आया था? बेसिकली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। तो कितना मोल यहाँ पे यूज हो रहा था, मतलब कितना मोल यहाँ पे बन रहा था? 1/3 मोल। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? एन फैक्टर कैसे निकालोगे? चार्ज ट्रांसफर, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? 3। या फिर वैलेंसी कितनी है यहाँ पे? 3। तो 3 3 काटा तो 1 इक्विवेलेंट आया। ठीक है, ऐसे निकालते इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट होता है हमारा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये आपका होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट में कुछ फर्क नहीं होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इक्विवेलेंट की जगह पे इक्विवेलेंट वेट पुटअप कर लिया था। कैसे पुटअप कर लिया था? हमने मोल की जगह लिख दिया मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास बेसिकली आपका मोल्स होता है और इंटू एन फैक्टर है, तो इक्विवेलेंट की जगह पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? चलो अब और कंफ्यूजन नहीं, अब हम लोग सभी चीजों को समराइज करते हैं। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा W इज इक्वल्स टू होता है जीत, Z इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन चार्ज ट्रांसफर किंवा वैलेंसी। चार्ज ट्रांसफर या तो वैलेंसी। ठीक है, नो मोर कंफ्यूजन। इतनी चीज तुम्हें याद है तो अब कंसेप्चुअली क्वेश्चन को ना सॉल्व करके तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू
चार्ज इन फेरेड, ठीक है। वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को इक्वल कर दो चार्ज इन फेरेड के। अब वन इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है बताओ। क्वेश्चन ओके, 1 ग्राम ऑफ M2 प्लस वॉज डिस्चार्ज बाय पासिंग दिस मच इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M, ठीक है। तो जाने दो इसको, क्या मतलब ये हार्ड क्वेश्चन है। ओके चलो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 3 एम्पियर ऑफ करंट वॉज पास्ड थ्रू, ठीक है, 3 एम्पियर करंट पास्ड थ्रू aqueous solution of CuSO4 for 30 minutes, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Cu डिपोजिटेड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Cu डिपोजिटेड। और Cu का मोलर मास तुम्हें 63.5 नहीं 64 लेना है, ठीक है। Cu का मोलर मास तुम्हें 64 लेना है। चलो तो अमाउंट ऑफ Cu डिपोजिटेड निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तुम्हें फॉर्मूले से बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फॉर्मूला ही समझता है। तो वेट डिपोजिटेड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तो W पता नहीं है, Z पता नहीं है, I कितना है यहाँ पे 3 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए 30 मिनट के लिए, बट इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 30 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सेकंड्स। अच्छा Z का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 इंटू 3 इंटू 30-60 क्या होता है 1800, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट की जगह तुम पुट कर सकते हो मोलर मास अपॉन चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि ये कॉपर है तो कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है 2, Cu2 प्लस, CuSO4 टूटेगा तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। और क्यों भी तुम्हें अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड पता करना है तो CuSO4 का मोलर मास मत पुट करना, कॉपर का ही मोलर मास पुट करना, जिसका जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, जिसका अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसका ही मोलर मास तुम्हें यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। अपॉन वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 965 पहले से है तो इंटू 965, और यहाँ पे 3 इंटू 18, तो वेट हो जाएगा तुम्हारा। मोलर मास कितना होता है कॉपर का 64, 18 3 क्या होता है 54, और नीचे आ गया 2 इंटू 965। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यही हो जाएगा वेट डिपॉजिटेड। ये पहला तरीका, फॉर्मूला का तरीका। फॉर्मूला क्या कहता है, W इज इक्वल्स टू ZIT, Z का वैल्यू रखा, EW का वैल्यू रखा, आ गया, ठीक। अब देखते हैं फेल का तरीका। फेल क्या कहता है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू चार्ज इन फेरेड। तो 1 इक्विवेलेंट इसका कितना होगा बताओ, 1 इक्विवेलेंट इसका होगा मोल इंटू एन फैक्टर। कॉपर का मोल क्या होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट कितना होगा, मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू चार्ज इन फेरेड। तो चार्ज को अगर फेरेड में पुट करना है तो फिलहाल तो चार्ज जो तुमने लिख रखा है कुलम्ब में, तो इसको डिवाइड कर दो 96,500 से, तो 1 फेरेड आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको तुम्हें 1 फेरेड के इक्वल पुट करना है, और 1 फेरेड होता है Q अपॉन 96500। समझ रहे हो ना। देखो फील अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये मेथड है ना, इससे करो। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन मत लो। मोल्स कितने हो जाएंगे इसके मोल्स हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है कॉपर का 64, एन फैक्टर कितना है कॉपर का 2, इज इक्वल्स टू Q क्या होता है I इंटू टी अपॉन 96500, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा 32 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया मास अपॉन 32, I कितना है यहाँ पे 3 एम्पियर, टाइम कितना लगा यहाँ पे 30 मिनट, मतलब 30 इंटू 60, और नीचे आ गया 96500। तो ये 00 से ये 00 खत्म, तो यहाँ से तुम लोग मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से मास आ जाएगा, देखो 3 6 जा 18 और 32 5 सा होता है 160, तो 160 इंटू 18 अपॉन 965, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यू सेम ही है। कैसे सेम हो गई देखो, 160 18 सा कितना होता है, 160 18 सा होता है, मुझे भी नहीं पता यार, फिर भी मैं पता कर लूँगा, वो होता है 288, ठीक है। 288 और 1 0, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 8 8 2, तो 288 1 0, ठीक है, इतना होता है। और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1440, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, कुछ गड़बड़ी हुई रहनी चाहिए, इसीलिए ऐसा घच हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्या गलती की हमने, 6 3 जा 18 5 जा 90, 13 5 जा 32 5 जा कितना होता है 160 तो होता है। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं इस 2 को, और इस 64 को कैंसिल आउट नहीं करते। मुझे पता है कहीं गड़बड़ी कर रहा हूं मैं, बट इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मास अपॉन 64 इंटू 2 रहेगा, ठीक है। तो मास क्या आ जाएगा वहां से, देखो वहां से मास क्या आ जाएगा, देखो 5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 64, और अपॉन में आ जा रहा है 2 इंटू 965, ठीक है। तो नीचे का तो सेम है, ऊपर 64 इंटू 5 3 जा 15 6 जा 90 हो रहा है,
अरे यार क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, या यहाँ मैंने गड़बड़ की। अच्छा करंट को मैंने 5 एम्पियर ले लिया, करंट यहाँ पे 3 एम्पियर है। ओहो हो, आई एम रियली सॉरी यार, सही आंसर है यार, 3 एम्पियर करंट है। तो 6 3 18 3 54 और ये 64, ठीक है, और नीचे 2 × 965। तो दोनों मेथड से ही आंसर सही आएगा, बस मैं यहाँ पे गलत वैल्यू ले रहा था। समझ गए ना, फील आ गया। चलो 2 क्वेश्चन और कराता हूँ सेम टाइप का, तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे, क्योंकि अब और कुछ तो करना है नहीं, तो क्वेश्चन कर करके हम लोग छुट्टी लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं ना, चलो। तो यहाँ पे घच मत करो चीज़ों को, ठीक है। हमें पता है W = होता है ZIT, Z = होता है इक्विवेलेंट अपॉन 1 फैरेड, 1 फैरेड होता है 96500, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। चलो, और फील क्या कहता है, फील कहता है 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू चार्ज इन फैरेड, या फिर 1 फैरेड बोल दो, ठीक है, 1 फैरेड। तो 1 फैरेड कैसे निकालोगे, Q/F से ही तो निकालोगे। चार्ज इन फैरेड, ठीक है, इक्वल टू होता है चार्ज इन फैरेड। तो चार्ज इन फैरेड कैसे निकालोगे, 1 फैरेड से डिवाइड कर दो। अच्छा चलो क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। और कोई क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर Mn to form 11.45 ग्राम ऑफ Mn3O4, ठीक है, बाय पासिंग करंट ऑफ। अब ये क्वेश्चन भी नहीं होगा तुमसे, क्यों पता है, क्योंकि बेसिकली ये आप लोगों का Mn आ गया है, तो Mn का तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं पता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। Al टू फॉर्म इतना ग्राम ऑफ AlCl3, ठीक है, बाय पासिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर। चलो इसको कैलकुलेट करो, मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा इतना अमाउंट फॉर्म करने में, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो, तब तक मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन हो तो। एक तो बढ़िया क्वेश्चन है यार यहाँ पे, चलो इसको अगला करा दूंगा। ओके सोचो 2 मिनट देता हूँ तुम्हें, सोचो तब तक मैं थोड़ा सा इसमें सोच लूँ कि भाई अगर Mn3O4 रखता तो कुछ दिक्कत थी क्या। 3x - 8 = 0, ठीक है। दिक्कत थी यार, चलो अच्छा ही हमने नहीं रखा, ठीक है, चलो सही है। तो हम लोगों ने एल्यूमिनियम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, मैंने मोलर मास नहीं बताया, एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27, ठीक है। ओके क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन, हमें पता है कि भाई W = होता है ZIT, ठीक है। कितना वेट डिपॉजिट हुआ है, 11.45 ग्राम। Z का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ठीक है। I कितना यहाँ पे पास किया है, 2 एम्पियर। टाइम कितना लगा है पता नहीं, 96500 को यहाँ भेज दो। सो 11.45 × 96500। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 2 × T, ठीक है। तो 11.45 × 96500 इज इक्वल्स टू, मोलर मास कितना आ जाएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम का 27 होता है, 27 आ जाएगा। अरे मूर्खो, यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, AlCl3, तो मोलर मास किसका लोगे, AlCl3 का, ठीक है। तो क्लोरीन का मास कितना होता है, क्लोरीन का मोलर मास जहाँ तक मुझे पता है कितना होता है, 35.5 होता है, तो 36 ले लेता हूँ। तो 36 3 = 108, 108 में 27 जोड़ो तो 135, ठीक है। 35.5 ही होता है ना क्लोरीन का मोलर मास, या कुछ गलत है, चलो जो भी है। एन फैक्टर कितना आ जाएगा, Al 3+ है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हुआ है, तो ये तो 3 ही आएगा, इंटू 2 × T। अब यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग जरा इस फॉर्मूले पे आते हैं। 1 इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू IT अपॉन 96500, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मोल इंटू एन फैक्टर करो। मोल्स कितने हैं यहाँ पे, मोल्स यहाँ पे है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया हुआ 11.45, मोलर मास कितना निकल के आया था 135, एन फैक्टर कितना है 2, I कितना है 2 × T अपॉन 96500। तो इससे होता यही है कि 2-3 स्टेप्स कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीच के कई सारे स्टेप्स कट गए, आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच गए।
डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच गए। कुछ दिक्कत आई क्या ना? वही चीज़ है ना, कुछ यहाँ पे फ़र्क है। अरे एन फैक्टर यहाँ पे 3 है ना, ठीक है, तो एन फैक्टर यहाँ पे 3 है, 135/3 इंटू 2t, ठीक है। डायरेक्टली आप आखिरी स्टेप पर पहुँच गए इससे, तो यही फ़ायदा होता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आप लोग अगर ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करोगे तो लटक जाओगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि 3 एम्पियर करंट पास किया गया अननोन सॉल्ट से, और वो सॉल्ट पैलेडियम का था, ठीक है, 1 आर के लिए। अब 3 ग्राम पीडी यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, ठीक है, तो तुम्हें पता करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा पीडी का उस सॉल्ट में। मोलर मास तुम्हें दे दिया गया 106, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? अगर तुम फॉर्मूला लगाते हो W बराबर ZIT तो भी आ जाएगा, और अगर दूसरा फॉर्मूला लगाते हो तो तुरंत आ जाएगा। तो पहले फॉर्मूले से करते हैं। तो W यहाँ पे कितना डिपॉजिट हो रहा है? 3 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। Z का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। I कितना, यहाँ पे करंट कितना पास हो रहा है? 3 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, ठीक है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। इसको यहाँ कर दो तो ये होगा 3 × 96500। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे बच्चों कि जो यहाँ पे जो आपका एन फैक्टर होगा वही तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा पैलेडियम का। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वो चार्ज जो कि एक एटम पर डेवलप हो जाए, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Cu2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2, और इसका एन फैक्टर भी क्या है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा जिसके कारण ऑक्सीडेशन नंबर आया 2 का। तो यहाँ पे जो पीडी का ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसके इक्वल होगा? एन फैक्टर के। तो तुम एन फैक्टर निकाल दो, वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो सॉल्व कर दो। मोलर मास तुम्हें दिया है पीडी का 106, ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 खत्म, 0 से 0 और खत्म। तो 965 इक्वल टू 106 अपॉन एन फैक्टर इंटू 6 × 6 = 36, ठीक है। चलो तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको 6 से काट देते हैं, ठीक है। 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 6, ठीक है, 6 × 1 = 6, 6 × और 6 × 1 = बेसिकली मैंने इसको अप्रोक्सीमेशन किया है, तो 965 को मैंने 966 मान लिया है। चलेगा? चलेगा, ठीक है। 6 से काटा तो ये 636 है। अब इसको मैं अगेन काट देता हूँ 6 to 8, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ 162 बना देता हूँ और 3 से काट देता हूँ। सो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, फिर 2 से काट दिया तो ये 27। तो एन फैक्टर की वैल्यू आ गई 106/27। तो 27 4 = 108 होता है, तो ये नियरली 4 आ गया। मतलब इसका एन फैक्टर कितना है उस सॉल्ट में? 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम ऑक्सीडेशन नंबर उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला मैंने बोला कि 1 इक्विवेलेंट कितना होता है? 1 इक्विवेलेंट होता है तुम्हारा Q/96500 के। मतलब 1 इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? 1 इक्विवेलेंट इक्वल होता है चार्ज इन फैरेड के, ठीक है। तो कभी अगर क्वेश्चन में तुम्हें चार्ज डायरेक्टली फैरेड में दे देना तो काम ही हो जाएगा वहां पे। कैसे? वहां पे डायरेक्टली तुम 2F पुट कर दोगे जितना फैरेड चार्ज दिया है, ठीक है। फिलहाल चार्ज फैरेड में तो नहीं दिया है तो तुम Q/96500 रखोगे, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर। मोल क्या होता है? मास, कितना मास डिपॉजिट हुआ है? 3 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना होता है? 106। एन फैक्टर तुम्हें पता नहीं। Q इक्वल टू होता है IT। I कितना है यहाँ पे? 3 एम्पियर। टाइम कितना? 60 मिनट 60 सेकंड। डायरेक्टली आ गया यहाँ से एन फैक्टर। तो बेसिकली कुछ स्टेप्स बच जाते हैं इस फॉर्मूले से, और कुछ नहीं। चलिए तो बहुत न्यूमेरिकल हो गया यार। अभी हम लोग देखते हैं फैराडे का सेकंड लॉ, ठीक है। सो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा लॉ इनका क्या था? दूसरा लॉ इनका ये था कि भाई जब भी 2 इलेक्ट्रोड्स अगर सीरीज में कनेक्ट किए जाए, ठीक है, जब भी सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है, व्हेन 2 सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, जब भी 2 सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, देन द रेशियो ऑफ द वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एक्चुअली ये फर्स्ट लॉ का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जैसे तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन यहाँ पे है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, कनेक्टेड है, ठीक है, मस्त झमाझम फ्लो हो रहा है आयन। यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन है तुम्हारा, ठीक है। और किया क्या गया कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को।
तो जब बेसिकली दोनों इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो दोनों में करंट क्या होगा, सेम फ्लो करेगा, ठीक है। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में तुम्हें पता ही है कि करंट सेम रहता है। अरे मेरे भाई ये रहा, ठीक है। अगर यहाँ से 2 एम्पियर आया है तो यहाँ से कितना जाएगा, 2 एम्पियर ही तो जाएगा। तो अगर सीरीज में कोई चीज़ कनेक्टेड हो, रेजिस्टेंस हो या फिर ऐसे सेल्स हो, तो उसमें करंट जो फ्लो करता है वो सेम फ्लो करता है, ठीक है। आई यहाँ पे सेम होता है, और अगर आई सेम होता है और हम लोग यहाँ पे सेम टाइम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम के लिए बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे टी भी सेम है, ठीक है। जैसे किसी को अगर 10 सेकंड के लिए करा रहे हैं तो उसको भी 10 ही सेकंड के लिए करा रहे हैं। तो यहाँ पे आई और टी अगर सेम है तो Q इक्वल टू आई टी होता है, तो इसका मतलब जो Q है वो भी सेम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो वेट डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या था, जीत, है ना। तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे W1 पहले ऑब्जेक्ट के लिए W1, ठीक है। तो W1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z1 आई टी, क्योंकि I और T तो सेम है। Z1 कितना हो जाएगा, Z1 होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी, ठीक है। वेट फॉर 2 क्या हो जाएगा, Z2 इंटू आई इंटू टी। तो वेट फॉर 2 क्या हो जाएगा, Z2 कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 अपॉन 96500 इंटू आई टी। इसको ले लो इक्वेशन 2, इसको ले लो इक्वेशन 1, दोनों को डिवाइड मारो तो W1 बाय W2 की वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 के इक्वल आ जाएगी। और यही कहता है हमारा फैराडे का सेकंड लॉ, यही है हमारा सेकंड लॉ। क्या कह रहा है, when two solutions are connected in series then the ratio of the weight deposited is equal to the ratio of their equivalent weight, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इक्विवेलेंट वेट को इसके नीचे लूँ तो W1 अपॉन EW1 हो जाएगा, और इसको इसके ऊपर लूँ तो ये हो जाएगा W2 अपॉन EW2, ठीक है। सो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है आपका इक्विवेलेंट, या फिर इसको कई सारे लोग ग्राम इक्विवेलेंट कह के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इक्विवेलेंट ऑफ 1 जो है वो इक्वल आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ 2 के, इक्विवेलेंट ऑफ 2 के, ठीक है। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस फैराडेज सेकंड लॉ। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको न्यूमेरिकल आए कि भाई 2 सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो तुम क्या करो, पहले W1 निकाल दो और फिर उसके बाद W2 निकाल दो, ठीक है। उसके बाद रेशियो वगैरह ले लो। बाकी अगर डायरेक्ट करना है तो सिंपली W1 अपॉन W2 इक्वल टू W1 अपॉन EW2 कर सकते हो, ठीक है। तो ये W1 का फॉर्मूला भाई मोलर मास ऑफ 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ 1, और इसमें मोलर मास ऑफ 2 अपॉन एन फैक्टर ऑफ 2। जैसे पूछ लिया कि भाई एक में AgCl फ्लो कर रहा है और एक में AlCl3 फ्लो कर रहा है, तो कितना वेट डिपॉजिट होगा उसका रेशियो बताओ 60 सेकंड में। तो एक तो रास्ता ये है कि भाई तुम अलग अलग निकालो, और दूसरा रास्ता ये रेशियो लेके इक्वल कर दो, तो वो सेम है ना। समझ में आ गया। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट के बारे में, तो वही चीज़ है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये था फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आपको समझा होगा, कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। चलो, तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग 2 छोटे छोटे टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बताने का सिर्फ इतना सेंस है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बस, और क्या ही है ना। देखो, जो रिएक्शन कैथोड पर होता है वो कैसा होता है, आपको पता है कि कैथोड पर होगा रिडक्शन, है ना। H2O टूटता कैसे है, H2O टूटता है 2H प्लस OH माइनस में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 2 एक 3H हो गया है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 और ये 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो कैथोड पे होगा रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका होगा, ऑब्वियसली रिडक्शन होगा H+ का। इलेक्ट्रॉन वही लेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वही उसी का होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2 हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन एट एनोड क्या होता है फिर, रिएक्शन एट एनोड, एनोड में क्या होगा, 2H2O टूटेगा 2H प्लस 2OH माइनस में, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब क्या कराएगा, अब हम OH माइनस का कराएंगे ऑक्सीडेशन। तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसके ऑक्सीडेशन से बनता है ऑक्सीजन और वाटर, और रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई कि आपका 2 हाइड्रोजन तो है पर ऑक्सीजन 3 हो गया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पूरे इक्वेशन को भी 4 से करना पड़ेगा। मैं चाहता तो शुरू में ही लिख देता कि भाई 4 अब की बार हम लोग लेंगे, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए ऐसा करेंगे हम लोग, है ना।
ऐसा। तो ये हो गया आप लोगों का टोटल, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 4 OH माइनस है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ओके, चलो नेट सेल रिएक्शन लिख दो। देखो अलग से आपकी बार इसका अलग से लिखना पड़ेगा और इसका एक बार अलग से लिखना पड़ेगा, है ना। तो नेट सेल रिएक्शन क्या आएगा, देखो 2H2O प्लस 2H प्लस, ये हो जाएगा 2H2O। अच्छा देखो 2H प्लस खत्म, तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2H माइनस प्लस H2। ये हो गया इसका नेट सेल रिएक्शन। एनोड का नेट सेल रिएक्शन क्या आ जाएगा, 4H2O। अच्छा देखो 4OH माइनस खत्म, तो 4H2O गिव्स यू 4H प्लस 2H2O प्लस O2, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करो, अब आप इन दोनों का भी नेट सेल रिएक्शन निकाल दो, है ना। अगर इन दोनों का नेट सेल रिएक्शन आपको निकालना है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ दोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, ये हो जाएगा 4H2O, यहाँ पे हो जाएगा 2OH माइनस H2, ठीक है, 4OH माइनस 2H2, 4H प्लस 2H2O और एक O2। ये ऐसा भी नेट सेल रिएक्शन निकाल सकते हो। ओके, चलो तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बस आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई जो आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस वाला है ना, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में पहले कौन जाएगा, रेफरेंशियल इलेक्ट्रोड, मतलब बेसिकली हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि पहले आयन जाएगा या पहले मेटल जाएगा, या पहले ये वाला आयन जाएगा या पहले ये वाला मेटल जाएगा, वो अलग सीरीज़ है। उसका सीरीज़ कैसे होता है, उसका सीरीज़ ऐसे होता है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, ऐसे जाती है वो सीरीज़, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, डिफरेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो अरेंज किए जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब जब एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे, ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, पेज नंबर 116 में आपकी टेक्स्ट बुक के ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया गया है, जो कि शुरू होता है फ्लोरीन से, फिर जाता है गोल्ड पे, है ना, ऐसे ऐसे आता है कॉपर, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर ऐसे ऐसे आता है एंड में लिथियम, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थोड़ा सा आपको इसका आइडिया रखना है, ठीक है। तो मैंने एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देन we get a series which is called electrochemical series. अब ये आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मैंने जो याद किया था वो लिथियम से था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। बेसिकली ऊपर से नीचे जाने में यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने में यहाँ पे जो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बढ़ता है। तो जिसका ऑक्सीडाइज होने का कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडाइज होने का कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है वो क्या होगा, वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज अगर वो जल्दी होगा सो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मतलब ऊपर से नीचे जाते समय रिड्यूसिंग एजेंट का जो प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ऊपर से नीचे जब आप जाओगे तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिलेगा, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो नीचे आप लोग जब जाओगे तो इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ है वो आप लोगों को इंक्रीजिंग मिलेगा, है ना। और जब आप ऊपर जाओगे तब क्या होगा, जब आप ऊपर जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ आपको इंक्रीजिंग मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है, ठीक है। अच्छा मेजर कैसे करते हैं हम लोग निकालते हैं ई नॉट। ई नॉट क्या होता है, ईएमएफ, ठीक है। ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी मेटल का 0.6 वोल्ट है तो उसी मेटल का ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.6 वोल्ट होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली उसका जस्ट मैग्नीट्यूड आप अपोजिट कर दो तो आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी मेटल का आप लोगों को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ था SOP, तो उसका जो SRP है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1.1 वोल्ट। मतलब जस्ट आप क्या करो, साइन चेंज कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते कि भाई SRP SOP लिखो ना, हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, ई नॉट ऑफ M से M2 प्लस,
मतलब M से M2 प्लस गया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है ना। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया 0.6 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल इसी का लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अपोजिट कर दो, मतलब M2 प्लस से M में भेज दो, तो ये हो जाएगा -0.6 वोल्ट। ठीक है, चलो तो मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ और आप लोग मुझे बताओ उसमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और उसी अच्छे नोट के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। E नॉट ऑफ A3 प्लस से A आपको है -1.5 वोल्ट, E नॉट ऑफ B से B2 प्लस आपको है -0.6 वोल्ट। ठीक है, E नॉट ऑफ C से C प्लस आपको है 1.6 वोल्ट, E नॉट ऑफ D प्लस से D आपको है 0.2 वोल्ट, और E नॉट ऑफ E से E3 प्लस आपको है 1.9 वोल्ट। ठीक है, सो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ मुझे और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ मुझे। ठीक है, दोनों बताओ। चलो, तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो उल्टा सीधा दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को लिखते हैं, है ना। जैसे E नॉट ऑफ A3 प्लस से A3, A क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा -1.5 वोल्ट है, तो E नॉट ऑफ A से A3 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा +1.5 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, E नॉट ऑफ B से B2 प्लस क्या है, -0.6 वोल्ट, तो E नॉट ऑफ B2 प्लस से B क्या हो जाएगा, 0.6 वोल्ट। E नॉट ऑफ C से C प्लस क्या है तुम्हारा, 1.6 वोल्ट, तो E नॉट ऑफ C प्लस से C क्या हो जाएगा, -1.6 वोल्ट, है ना। E नॉट ऑफ D से D प्लस क्या है तुम्हारा, सॉरी D प्लस से D है 0.2, तो ये हो जाएगा -0.2 वोल्ट। E नॉट ऑफ E प्लस से E क्या हो जाएगा तुम्हारा, -1.9 वोल्ट। अब क्या बताना है तुम्हें, अब बताना है इनमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइज जहां जहां हो रहे हैं वहां देखो, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, जो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है मैं टिक मारता हूं। ऑक्सीडाइज हो रहा है कैसे पता चलेगा, प्लस में जा रहा होगा, E से E प्लस, M से M2 प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, है ना। चलो, ये जा रहा है और ये जा रहा है। ठीक है, तो चारों में देख के बताओ सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। चारों में देखो, चारों में देखोगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तुमसे, ध्यान रखना। ठीक है, तो चारों में अगर तुम देखोगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रही है 1.9 वोल्ट की। तो इसका मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, 1.9 वोल्ट नहीं होगा भाई, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझते क्यों नहीं हो, जो आसानी से खुद ऑक्सीडाइज हो जाए वो दूसरे को आसानी से क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा ना। जो आसानी से खुद ऑक्सीडाइज हो जाए वो आसानी से दूसरे को रिड्यूस करेगा ना। तो बेसिकली अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ई होगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पता करोगे, तुम रिडक्शन पोटेंशियल देखो सबसे ज्यादा किसका है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा अच्छा होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका तो बहुत कम है। ठीक है, इसका तो चलो ठीक ही है, इसका भी ठीक ही है, ठीक है, ये भी ठीक है। E प्लस से E ये गया -1.9 वोल्ट। ठीक है, E प्लस से E क्या गया, -1.9 वोल्ट। अच्छा नहीं, ये रिडक्शन पोटेंशियल देखना है ना मुझे। अरे यार, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिख रहा है तुम्हें, ये माइनस में है, ये 0.2 है, ये माइनस में है, ठीक है, ये भी माइनस में है। सॉरी, ये तो ऑक्सीडाइजिंग, टिक मारता हूँ, मेरे को बॉक्स में डालता हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, किसका है, ये किसका है, C प्लस से C, एक ये है, एक ये है, CEB, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 2 3, 3 तो नेगेटिव में है तो उनको तो छोड़ दो। B है और D है, B का D से ज्यादा है, तो इसका मतलब B का सबसे ज्यादा है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पे, B। ठीक है, और एक खास बात होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि जो भी मेटल जिस मेटल के ऊपर होता है वो मेटल अपने नीचे वाले मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है। मतलब जैसे तुम्हें एक रिएक्शन दूं मैं, Zn प्लस CuSO4, तो इस केस में जो जिंक है ना वो कॉपर से ऊपर आता है, जिंक कहीं यहाँ पर आता है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख पा रहे हो, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, अरे यार मैंने उल्टा याद किया होगा ना, इसके कारण गड़बड़ है, सॉरी। बेसिकली नीचे वाला एलिमेंट अपने ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, द एलिमेंट कैन रिप्लेस इट्स अबव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है,
तो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, वो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो हमारा जिंक कहीं यहाँ पर आता है, तो अगर कहीं पे CuSO4 का सॉल्ट है और उसमें मैं चाहूँ कि भैया जिंक से रिएक्ट करा दूँ, तो जिंक यहाँ पे आराम से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu। लेकिन अगर मैं बोलूँ भैया Cu प्लस ZnSO4 करो तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है उसके नीचे आ रहा है Zn, ऊपर आ रहा है क्या ना। अगर Zn इसके ऊपर होता तो वो इसको रिप्लेस कर देता, ठीक है। अब इसमें जितना समझ में आया लिख लो, बाकी इसका कोई काम वाम नहीं है, बस एक एप्लीकेशन बता रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है। चलो समझ में आया तो लिख लो अपने वर्ड्स में, बाकी जो आने दो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लिया, अच्छा हुआ। अभी हम लोग 4th लेक्चर में थोड़ा फ्री महसूस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में सीखेंगे कंडक्टेंस एंड कोहरॉस लॉ।